Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Zainab Bashir and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायो 401 जो है उसके मेगा क्वेश्चन जो फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए वो आपसे डिस्कस करूँगी। आपको मैं क्वेश्चन बता दूँगी। ये फ़ाइल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले ये मैं बता दूँ कि आप लोगों ने डाउनलोड तब भी ये कर पाएंगे जब आपने नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बाकी मैं यहाँ पर टॉपिक्स के नेम बता देती हूँ, क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बायो 401 जो है ये न्यू सब्जेक्ट है। इसके पास्ट पेपर्स भी इतने खास नहीं है जो अभी यूनिवर्सिटी ने जो है अपलोड नहीं किए, तो अभी जो है इसलिए मैंने अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो बनाए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले है कि डिफाइन कट पॉइंट, ठीक है। कट पॉइंट क्या होता है, तो ये भी आपने इसकी अगर इसकी डेफिनेशन है वो भी लिखनी है। कोई इसमें अगर फार्मूला या यूनिट है इसका होता है, कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँ उसकी डेफिनेशन, उसकी फार्मूला और उसकी यूनिट, वो चीज़ें आप लोगों ने ओवरऑल याद करनी है मेन, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। ये आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिलाइज क्या होता है। क्वांटिल जो होता है ये हमारे पास टोटल इनकम होती है जो कि डिवाइडेड बाय की जाती है नंबर ऑफ़ केसेस इन ईच क्वांटाइल। इस तरह ही आपने बताना है। आगे कोई छोटी सी एग्जांपल आप अपनी वर्डिंग में दे सकते हैं, ठीक है, अपने डेफिनेशन को समझाने के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ के भी अंदर भी आ सकता है कि क्वांटाइल क्या होती है, जिसमें हम किसको करते हैं अकाउंट दी टोटल इनकम को, डिवाइड किसे करते हैं नंबर ऑफ़ केसेज इन ईच क्वांटाइल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है व्हाट इज़ क्वांटाइल इन स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि क्या होता है क्वांटाइल। सबसे पहले तो आपने स्टैटिस्टिक का पता होना चाहिए कि इसमें हम ओवरऑल जो है न्यूमेरिकली डेटा जो होता है वो शो करते हैं। तो क्वांटाइल स्टैटिस्टिक जो होती है इसमें हम देखते हैं वैल्यू ऑफ डेटा सेट दैट रिप्रेजेंट किसी भी 20% ऑफ गिवन पॉपुलेशन। सो द फर्स्ट क्वांटाइल रिप्रेजेंट द लोएस्ट फिफ्थ ऑफ द डेटा, ठीक है। 1% टू 20% ओवरऑल जो है उसने एक हमारे पास पॉपुलेशन है उसका वो डेटा है 20%, उसमें से उसने 1 से लेकर 20% लोएस्ट लेवल तक जो है हमें स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ के अंदर उसका डेटा बताना है, ठीक है। जो सेकंड वैल्यू होगी वो 21 से 240 होगी एंड सो ऑन। इस तरह करके ये स्टैटिस्टिक जो होती है वैल्यूज़ आगे बढ़ती है और डेटा देती हैं। तो आपने ये इसको अपनी वर्डिंग में या वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन लोकेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो लोकेशन पैरामीटर बेसिकली हमें ये बताते हैं कि वेयर योर ग्राफ इज़ लोकेटेड, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर हम इट टेल्स यू वेयर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन ए ग्राफ इज़ कंसंट्रेटेड रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल, यानी अगर हमारे पास ग्राफ है कोई भी, ठीक है, इस तरह ग्राफ बना हुआ है, उसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो उसका सेंटर कौन सा है, वो किधर मौजूद है और सेंटर एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या है, और इस तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो किधर मौजूद है और उनका सेंट्रल एक्सिस के साथ एंगल क्या है, इस तरह ये बताती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफाइन डिस्पर्शन किसको कहते हैं। मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके पास हैंड आउट्स होंगे वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस फाइल के अंदर इनका ओवर आंसर लिखा हुआ है, आप ये फाइल डाउनलोड करके इजीली याद कर सकते हैं। डिस्पर्शन क्या होती है, इज़ ए स्टैटिस्टिकल टर्म होती है दैट डिस्क्राइब द साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। एक कोई ख़ास हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमें क्या बताती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ का साइज़ बताती है डिस्पर्शन हमें, जो कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस की वैल्यूज़ का साइज़ बताएगी एंड कैन बी मेड बाय सेवरल डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस। और इस डिस्पर्शन को हम मुख्तलिफ जो है यूनिट में मेजर करते हैं, जिस तरह के रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये जो है ना सब की रेंज की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, वेरिएंस की भी, स्टैंडर्ड डेविएशंस की, और इनके अगर फार्मूला है स्टैटिस्टिक्स के लिए फार्मूलाज जो होते हैं इनकी यूनिट वगैरह वो भी आपने इनकी याद करने हैं। डिस्पर्शन की सेकंड जो है वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिस्पर्शन एंड इट्स टाइप्स। डिस्पर्शन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। डिस्पर्शन के ऊपर हमने डेफिनेशन देख ली इस फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपने इसकी टाइप्स बतानी है कि टोटल जो होती हैं ना इसकी 3 टाइप्स होती हैं डिस्पर्शन की, क्रोमेटिक है, मॉडल है एंड मटेरियल है, ठीक है। इस तरह आपने क्रोमेटिक डिस्पर्शन है ये किस तरह होती है, फ्रॉम द स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ ए एमिटर। एक एमिटर है जो कि अपने अंदर से स्पेक्ट्रल लाइंस खारिज कर रहा है, यानी कोई भी एमिटर है उसके अंदर लाइट के फोटॉन्स खारिज हो रहे हैं, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी, जो स्पेक्ट्रा बनेगा लाइट का, लाइट रेज का,
वो जो स्पेक्ट्रा बनेगा, ठीक है, स्पेक्ट्रम बनेगा, उसकी विड्थ कितनी होगी। बेसिकली क्रोमेटिक डिस्पर्शन हमें ये बताता है। द स्पेक्ट्रल विड्थ डिटरमिन्स द नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ दैट आर इमिटेड फ्रॉम द एलईडी, ठीक है। ये हमें एलईडी से जितनी भी डिफरेंट किस्म की लाइट्स वेवलेंथ के हवाले से रेज निकल रही होती हैं ना लाइट्स की, उसकी भी हमें विड्थ बताता है, डिटरमिन करता है। मिरर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ मिरर ऑफ डिस्पर्शन, डिफाइन करें। एब्सोल्यूट मिरर ऑफ डिस्पर्शन किसे कहते हैं। तो मिरर्स क्या है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट आर द ओरिजिनल डेटा आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट मिरर्स ऑफ डिस्पर्शन। वो जो पैमाइशें हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो कि ओरिजिनल डेटा को ही उसके ही यूनिट में एक्सप्रेस की जाएँ, उनको हम मिरर्स ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। तो रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होती है, इसका भी अपने जो है इसको जो है इसका अपनी वर्डिंग में बिल्कुल ये मिरर ऑफ डिस्पर्शन की तरह ही है कि मिरर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियोज एंड परसेंटेज, दीज मिरर्स आर इंडिपेंडेंट। रिलेटिविज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पैमाइश आती हैं उनके डेटा को हमने रेशियोज़ के अंदर यानी 0.5 की शक्ल में या परसेंटेज में यानी 10% है, 5% है, इनकी सूरत में हमने उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसका ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट और टर्म्ड एज रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो होती है ना ओरिजिनल मेजरमेंट, उससे जो है ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये उससे रिलेट नहीं करती। तो ये आपने इसके जो है बस याद करना है। नेक्स्ट है 7 है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दोबारा जो है इसकी कितनी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ क्या है, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि ये डेटा सेट में यूज़ होता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये डेटा सेट में यूज़ होगा, हमने यूनिट्स को मिनट्स की मिनट के यूनिट्स को इसकी बेस नहीं बनाना, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इसकी टाइप्स कितनी हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एब्सोल्यूट की टाइप्स आ सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप्स कितनी है, इस पर नोट लिखें। तो आपको मैंने पहले बताया था कि डिस्पर्शन को हम मुख्तलिफ यूनिट में टर्म्स के हवाले से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन एब्सोल्यूट है, डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस है। इनके फार्मूलाज जो भी डेफिनेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए और यूजेस भी। डिफाइंड रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इन द डेटा। रेंज क्या होती है कि अगर हमारे पास एक डेटा है जिसमें 10 से लेकर 20 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 10 से 20 के दरमियान वैल्यूज़, तो 20 इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और 10 इसकी जहाँ से वो स्टार्ट हो ये मिनिमम वैल्यू होगी। इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 10 होगा, तो 10 इसकी क्या आ गई है, रेंज आ गई है। तो इसकी आपने ये रेंज याद रखनी है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ इसके अंदर होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ की मतलब हमारे पास 10 है, 11, 12, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि 10 से 11, 12 और 20 तक ओवरऑल जो है ये वैल्यूज़ जा रही हैं, तो ये 10 और जो 20 है ना, जो लिस्ट के एंड पे एक्सट्रीम पे मौजूद है, उनके हवाले से ये डेटा बहुत क्या होता है, सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर क्वार्टाइल डेविएशन। दोबारा इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, सिंपल। इसी तरह मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, ठीक है, ये भी उसी की मीन जो वाली बताता है। डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड मीन डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन, इनके दरमियान जो है डिफरेंस भी आप बताएंगे कि एब्सोल्यूट डेविएशन किसे कहते हैं और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क आपने बताना है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन किसे हम बोलेंगे, each distance we calculate is called a absolute deviation because it is the absolute values of the deviation, ठीक है। यानी वो मीन से, मेन जो हमारे पास मीन निकलता है ना उसका, उससे वो डेविएशन कितनी दूर है, कितनी डेविएट कर रही है, वो हमें वैल्यू बताएगी। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को हम किससे शो करते हैं, MAD से। ये आपने एब्रीविएशन भी याद रखना है, इसके MCQs के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है। ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं डिस्पर्शन की, आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ए सेट ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है। हमारे पास अगर एक डेटा है, उसकी डिस्पर्शन का उसके मीन से कितना डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मेजर्स द एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है कि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है वो कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट होने की तरफ उसके दरमियान अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है, यानी वो वेरिएबल कितना है, उसके अंदर चेंजेस कितनी आ रही हैं, तो ये वो भी बताता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन वेरिएंस।
इट इज़ डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्राम देयर मीन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेविएशन आती हैं ऑब्जर्वेशन की डेटा के दौरान, डेटा इकट्ठा करने के दौरान जो डाटा हमारे पास आता है उसका हमने क्या करना है, मीन से उसका स्क्वायर डेविएशन मालूम करके डिस्टेंस देख के उसका स्क्वायर ले लेना, वो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस? द वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एमसीक्यूज़ के लिए अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो कांस्टेंट का वेरिएंस होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। दी वेरिएंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये मेन अनचेंज रहता है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम सी और वी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, सी वी से, तो आपने इसका एब्रीविएशन भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? इज़ द रेशो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। ठीक है, तो मीन की जो हमारे पास मीन निकलता है वैल्यू, उससे जो ओवर हमारी रेशो है, जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसकी रेशो का जो है कितना वो डेविएट कर रही है रेशो मीन से, उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दी हाई द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन द ग्रेटर द लेवल ऑफ डिस्पर्शन अराउंड द मीन। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेयर ऑफ स्कीवनेस? कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस हेल्प अस टू मेयर अमाउंट ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री इट इज़ डिनोटेड बाय। तो ये कार्ल पेयरसन था, उसने ये दिया था और ये बताया था कि स्कीवनेस का जो मेयर है वो किस तरह हमें करते हैं और क्या हेल्प करता है, ये आपने बताना है। हाउ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब? कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम किसी भी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मीन वैल्यू अगर यहाँ है तो उससे नेक्स्ट जो डेटा है उसकी वैल्यूज़ कितनी उसकी डिस्टेंस से डेविएट कर रही हैं, कितनी ज़्यादा हो रही हैं या कितनी कम हो रही हैं, इनको जो ओवरऑल डिस्क्राइब कर रहा है इसकी जो शेप होगी, ठीक है, वो नंबर ऑफ़ पीक्स पर और शो की जाएंगी। यानी ग्राफ के अंदर हमने कोई डेटा शो किया है यहाँ मीन से, तो ये इसकी पीक वैल्यूज़ क्या होती हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं। जो पीक वैल्यूज़ हैं वो बताएंगी कि इसकी जो शेप है ओवरऑल कितनी होगी, यानी जितनी पीक होगी ऊपर नीचे उतनी होगी। ये पीक वैल्यू हाई लेवल को शो कर रही है, हाई जो है वैल्यू को शो करती है। इसी तरह ये उससे कम पीक है, ये अगर इसकी पीक देखें तो ये इस वाली पीक से इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। तो ये पीक्स वैल्यू हमें बेसिकली क्या बताती हैं, नंबर ऑफ़ पीक्स जो हैं ये शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बताती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है ये सब जो है टर्म्स हैं जो आपकी बेसिकली शॉर्ट में भी आ सकती हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं इजीली। कोरिलेशन क्या होता है? इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर लिनियरली रिलेटेड। ठीक है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है, और एक वेरिएबल वाई है, तो जो कोरिलेशन होगी वो बताएगा कि इसका जो है ये वेरिएबल और ये जो वेरिएबल है ये दोनों आपस में लीनियरली तरीके से किस तरह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इन दोनों का आपस में रिलेशन जो होगा उसको हम बोलेंगे कोरिलेशन। यानी दो जो होंगे वेरिएबल्स उनका आपस में लीनियरली तरीके से रिलेट होना कोरिलेशन कहलाता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ कॉमन टूल है फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिंपल रिलेशन विदाउट मेकिंग ए स्टेटमेंट अबाउट काज एंड इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा जो है हमारे पास वेरिएबल वो कौन सा काज कर रहा है या कौन सा फंक्शन जो है वो कौन सा वेरिएबल पे अफेक्ट कर रहा है। ये देखे बगैर हम क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन है इजीली सिंपल वे में मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये सिंपल जो है फिजिक्स में भी यूज़ की जाती है टर्म्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल। अब हमारे पास हमने एक साइंटिफिक रिसर्च की है या कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होता है, अगर हमारे पास रिज़ल्ट उसका डेटा आउटपुट जो है उसकी वैल्यू 12 आती है, जब वही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं हो सकता है उसकी वैल्यू 12.5 आ जाए, फिर हम वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करके हो सकता है तो उसकी वैल्यू 11 आ जाए। यानी हर बार उसकी जो फाइनल वैल्यू है ना, रिज़ल्ट है या आउटकम है, वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी कांस्टेंट एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए जितनी भी ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं आउटकम की, इनको आपस में प्लस कर लेना है। ठीक है, 12 है, 12.5 है या फिर 11 है, यानी डाउट है उसकी रियल वैल्यू में, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे उसके टोटल नंबर से। टोटल कितनी, हमने कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट किया और कितनी बार ये हमारी वैल्यूज़ आई है, 3 बार। तो 3 बार जो डिवाइड करके जो हमारे पास आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो फाइनल रिज़ल्ट है वो पॉसिबल इसके नज़दीक है इस वैल्यू के, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी।
इसको उन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो पी जो है प्रोबेबिलिटी ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पी की ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी ए लिखेंगे, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई कर देंगे जो बी सब्जेक्ट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ, ठीक है। यानी अगर ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 20 आ रही है तो इसको मल्टी कर देंगे बी की प्रोबेबिलिटी जो 30 या कुछ भी हो सकती है, तो वो हमारे पास ओवरऑल पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस 20, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये एक रिलायबल मेथड है ऑफ आइडेंटिफाइंग विच वेरिएबल्स हैव इम्पैक्ट ऑन ए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कौन सा वेरिएबल है, ठीक है, जो कि मुसलसल वेरिएबल जो वैल्यू है जो मुसलसल चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, वो वाला जो वेरिएबल है उसका जो बेसिक थीम है या इंटरेस्ट है उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। तो वो कोई भी वेरिएबल जो जिसका बेसिक थीम या बेसिक इंटरेस्ट या टॉपिक के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो उसको आइडेंटिफाई कराना एग्रेशन जो है एनालिसिस कहलाता है। इसको हम स्टडी करते हैं इस प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ए रिग्रेशन ये क्या करता है, अलाउज टू आइडेंटिफाइंग confidently determine which factors matters most, which factors can be ignored and how that factors influence each other। तो रिग्रेशन एनालिसिस में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि आया कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में कौन से फैक्टर हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहे और हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए। वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या नॉन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो और ये सारे फैक्टर एक दूसरे को किस तरह अफेक्ट करें, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोज और कॉन्स, क्या मतलब होता है। अक्सर ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट में आया होता है कि डिस्क्राइब द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इस प्रोज और कॉन्स का मतलब क्या है, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के प्रोज और कॉन्स का मतलब है आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। प्रोज और कॉन्स जो है ये साइंटिफिक टर्म्स है जो हम स्टैटिस्टिक्स में या बायोटेक्नोलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज की जगह विच यू कंसिडर केयरफुली सो दैट यू कैन मेक ए सेंसिबल डिसीजन। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है और इससे हमें डिसीजन करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है पाई चार्ट, किसे बोलते हैं। ए पाई चार्ट इज ए सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ। बेसिकली पाई चार्ट जो होता है ना वो आप इस तरह कहते हैं, बिल्कुल सर्कल में चार्ट की शक्ल में होता है। अब इस पाई चार्ट में क्या होता है, बेसिकली ग्राफ बना होता है कि यहाँ से ये मेन पॉइंट है, सेंटर है, मीन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये मीन है, यहाँ से एक वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होगी, इसमें हो सकता है रेड कलर हो, ठीक है, और सकता है ये किसी एक चीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। हो सकता है दूसरी तरफ वही जो है ग्राफ के अंदर कोई दूसरी चीज़ जो है वो बता रही हो। अक्सर आप अगर अपना LMS चेक करें, आपने किसी भी सब्जेक्ट की जो है टोटल ग्रेड देखना हो कि कौन सा सब्जेक्ट में असाइनमेंट क्विज़ या ये कह लें कि GDBs जो हैं वो कितने % अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि इस तरह सर्कल बना होता है, एक चार्ट बना होता है। वहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट पे जाएँ, हर सब्जेक्ट के ग्रेडिंग स्कीम में जाएँ ना, तो वहाँ पे एक तरह एक सर्कल बना होता है। सर्कल में लिखा होता है GDBs, इसके दरमियान GDBs लिखा होता है, इधर लिखा होता है असाइनमेंट, इधर लिखा होता है मिड टर्म, इधर लिखा होता है फाइनल टर्म, यानी किस चीज़ का कितना कितना ग्रेड है और कितना कितना वो हिस्सा शामिल है। इसको बोलते हैं पाई चार्ट, जो कि ग्राफिकली शो करना होता है। ये सिंपल वे था मैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिटी एंड क्वांटिटीज़ क्वांटिटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं और क्वांटिटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इनके अपने MCQs भी याद रखने और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने याद रखना है। क्वांटिटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि जिनका रिज़ल्ट हमारे पास काउंटिंग में और मीनिंग के दौरान वैल्यूज़ की शक्ल में आता है। यानी कोई भी हमने कोई चीज़ एक वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल था x, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 1, 2 या 12, 13 की फॉर्म में आई है ना, यानी क्वांटिटी की शक्ल में आई है, तो इसे हम कहेंगे क्वांटिटिव वेरिएबल्स का आउटपुट। एग्जांपल इसकी हाइट, वेट, टाइम इन 100 वगैरह लिखा हुआ। हाइट जो है वो हम किस में मेजर करते हैं, वेट किस में मेजर करते हैं, टाइम किस में मेजर करते हैं, उनकी यूनिट्स के साथ इनकी क्वांटिटी लिखी होगी। यानी हाइट कितनी है, 5 फुट है, ठीक है, वेट कितना है, 5 kg है। तो ये बेसिकली हमें क्वांटिटी बता रहा है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, दैट आर नॉट मेजरमेंट वेरिएबल्स, जिनकी हम पैमाइश नहीं करते। देयर वैल्यूज डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम मीनिंग और काउंटिंग। इनकी जो वैल्यू आती है ना वो ना तो मीनिंग से
आती हैं, ना ही काउंटिंग में आती है, बल्कि ये दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं लिखी होती। डिफाइन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या कहलाती है, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है जी। तो इन एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, किसी भी इवेंट की मुतबल इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो ये एक तो हमने फ्रिक्वेंसी पढ़ी थी, एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम सर्वे कर रहे हैं उसमें हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एक इवेंट जो बार बार एक्सपेरिमेंट में रिपीट हम कर रहे हैं वो कितनी दफ़ा हमने वो इवेंट रिपीट किया है। ठीक है, और उसके इवेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द एट इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जितनी दफ़ा हमने वो इवेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब अगर एक एक्सपेरिमेंट को मैंने 3 दफ़ा परफॉर्म किया है तो मैं 3 नीचे लिख दूँगी, और जो नंबर ऑफ़ टाइम्स था कि कितने टाइम उसको लगा है 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने पर, वो ऊपर लिख दूँगी। तो जो हासिल आउटपुट आएगा वो इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ये सिंपल वर्ड्स मैं आपको समझा रही हूँ, तो लिखनी आपने यही है डेफिनेशन। ये मेरी वाली जो मैं एग्जाम्पल में समझाती हूँ ये नहीं पेपर में लिख के आनी है आपने, ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। और सिंपल आप गूगल से भी इनकी और जो हैं और बुक के अंदर भी आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डिफाइन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि जो ऊपर हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी देखी है उसको कर्व में और ग्राफ की शक्ल में बयान करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ को शो करना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ए रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, उनकी परसेंटेज की, उनकी ऑब्जर्वेशंस को जो कि हर कैटेगरी के हम निकालते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप बताता है। द रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज एक्सप्रेस्ड करते हैं हम किसी भी परसेंटेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बेसिकली जिस तरह मैंने ऊपर बताया था ना कि वो एक सर्कल वाला जो आपका ग्राफ था, ठीक है, सिमिलरली हिस्टोग्राम भी ग्राफ की एक टाइप है। अगर आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, जो बंदा MS वर्ड यूज़ करता है उसको पता होगा कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम के ग्राफ हैं जिसमें हिस्टोग्राम भी है। ठीक है, हिस्टोग्राम एक ग्राफ की टाइप है जो कि आप कंप्यूटराइज टूल से ड्रा करते हैं मुख्तलिफ डेटा को आउटपुट देखने के लिए। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट शोज़ हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स इन परसेंटेज। ये हमें बताता है कि हिस्टोग्राम में कि कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा 20% है, किस कैटेगरी की वैल्यू कितनी परसेंटेज में आ रही है, तो ये परसेंटेज में बताता है। इन परसेंटेज द प्राइस ऑफ कैटेगरीज है आर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, एंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आर शो इन वर्टिकल एक्सिस। दो चीज़ें हम एक दूसरे में हिस्टोग्राम में रिलेट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी कैटेगरी है उसकी प्राइस को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रख लेंगे प्राइस। ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अंदर हम उसकी क्या रख लेंगे, फ्रिक्वेंसीज़, रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़, यानी कितनी प्राइस बढ़ रही है उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। तो ये एक हिस्टोग्राम जो है ग्राफ की टाइप है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोर्टॉइस, डिफिनेशन इसकी बताएं, या शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है। कोर्टॉइस जो है ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, यानी एक मेथड है जिसमें हम स्टैटिस्टिकली मेजरमेंट करते हैं। ये हमें क्या बताता है, दैट डिफाउंड हाउ हैवीली द टेल्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द टेल्स ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो टेल्स होती हैं उसको एक नॉर्मल जो है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से डिफरेंशिएट करता है। इन अदर वर्ड्स कर्टॉइसिस आइडेंटिफाई वेदर द टेल्स ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन एक्सट्रीम वैल्यूज़ के जो हम एक कर्व बना रहे हैं ग्राफ की शक्ल में। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है इस 0 वैल्यू थी, 0 की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ 12 तक पहुँच गई है। ठीक है, 0 1 2 यहाँ पर 12 तक पहुँची, तो कर्व ये बनेगा। तो ये बताता है कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ की सिंपल वैल्यूज़ के साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से। डिफाइन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है, इसकी वैल्यू भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल ये 28 क्वेश्चन थे, इनको अपने अपनी वर्डिंग में इस तरह मैंने आप शॉर्टली एक्सप्लेन किया है ताकि आपके माइंड में बैठ जाएं, और ये आप अपनी वर्डिंग में इसी को लिखना है आपने और ये तैयार कर लेनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो को इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।